तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं। किस कंडीशन में फ्लूइड का कूलिंग होगा, किस कंडीशन में गैस का हीटिंग होगा, यह हम देखने वाले जूल थॉमस कोएफिशिएंट्स में। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक वही जूल थॉमसन का एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ से प्रेशर P1 P1 फ्लो हो रहा है, आउट के प्रेशर P2 P2 है, टेम्परेचर सेंसर T1 T2 यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे है हमारा पोरस प्लग P1 P1। अब मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में हमारा प्रेशर और वॉल्यूम P1 P1 और टेम्परेचर T1 है। तो इसे मैं अगर टेम्परेचर और प्रेशर ग्राफ पे दिखाना चाहता हूँ तो ये y एक्सिस पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ और z एक्सिस पे मैं प्रेशर ले लेता हूँ। अब फर्स्ट मैंने इसके नोटिस किया है प्रेशर और टेम्परेचर, मेरा प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लेता हूँ मेरा प्रेशर यहाँ पे P1 है और इस कंडीशन में यहाँ पे जो होगा वो टेम्परेचर T1 होगा, राइट। तो प्रेशर और टेम्परेचर मेरे पास है P1 T1। अब जब मैं इस प्रेशर को इस पोरस प्लग से पास कर देता हूँ, या फिर मेरा यहाँ पे कोई एडजस्टेबल वॉल है, इस वॉल से मैं इसे पास कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता था प्रेशर, मुझे जो सेकंड प्रेशर मिलेगा वो रिड्यूस होके मिलेगा, मतलब इस साइड में मिलेगा। अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो प्रेशर बढ़ता है, इस तरफ आता हूँ तो प्रेशर घटता है। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ मुझे प्रेशर P2, इतना प्रेशर मैंने रिड्यूस किया है। अगर मैं P1 को इस पोरस प्लग से या एडजस्टेबल वॉल से पास कर देता हूँ तो मुझे प्रेशर P2 मिला है और टेम्परेचर मुझे बढ़ा हुआ मिला T2। ये मेरा सेकंड कंडीशन है। अब मैं और क्या करता हूँ, ये जो प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है, इसको जो मैंने एडजस्ट किया था और इसका प्रेशर कम कर देता हूँ, और इस पोरस प्लग का साइज बढ़ाऊंगा तो और प्रेशर कम होगा, एडजस्टेबल होगा तो मैं और भी उसको क्लोज कर दूंगा तो और भी उसका प्रेशर कम हो जाएगा, और भी इसका प्रेशर कम कर देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास अभी ये P3 प्रेशर पे आ गया, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिए। हम जनरली जीरो से इस तरफ जाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं कोई भी प्रोसेस में, बट हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस में हम प्रेशर रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ प्रेशर P1 से रिवर्स की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, P2 P3 की तरफ, जीरो की तरफ जा रहा हूँ। तो मुझे पहले तो एक मिला, टेम्परेचर T2 बढ़ा हुआ मिला, और ऐसे करते करते मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे T3 एक टेम्परेचर मुझे मिल गया। इस सिस्टम से मुझे कोई T3 टेम्परेचर मिल गया। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ मेरा T3 टेम्परेचर है और प्रेशर P3 है। अब इस लेवल पे और मैंने उसका एडजस्टेबल और थोड़ा सा क्लोज किया, मतलब सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, वॉल को धीरे धीरे क्लोज कर रहा हूँ, तो प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ P1 P2 P3। अब मैं बहुत कम प्रेशर कर रहा हूँ P4। ओके, तो इस केस में मुझे क्या मिला, टेम्परेचर वो मैं इस एक्सिस पे इस ग्राफ में दिखाता हूँ। तो मुझे मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर मिला है T4। ओके, यहाँ पे मुझे प्रेशर मिला है P4 एंड टेम्परेचर मिला है T4। अब ये जो मुझे टेम्परेचर और प्रेशर के वैल्यूज मिले हैं, अगर मैं इसको इससे जाने वाला एक कर्व निकालता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। मैंने ये डॉटेड लाइन में दिखाया है कि थ्रोटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में उसके स्टेट इक्विलिब्रियम में नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब मैं मेरा इनिशियल कंडीशन था P1 T1। अब मैं इसके वॉल को क्लोज करते जा रहा हूं, तो मुझे कुछ इस तरह के सिचुएशन उस वॉल से मिल रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट में जूल थॉमसन को जो मिले थे, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रेशर एंड टेम्परेचर ग्राफ पे ड्रॉ किए थे, तो उन्हें कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट मिला था। और जो ये कर्व देख रहे हैं, यह है हमारा थ्रोटलिंग प्रोसेस, क्योंकि हम प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। और जब थ्रोटलिंग प्रोसेस है तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे H1 इज इक्वल टू H2, ये जो लाइन होगा वो आइसन एंथैल्पिक लाइन होगा। इस लाइन पे कहीं पे भी इसका एंथैल्पी कांस्टेंट होगा। तो ये जूल थॉमस एक्सपेरिमेंट में नोटिस किया गया था।
अब आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे मैं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ तो एक टेम्परेचर पहले बढ़ते बढ़ते जा रहा है और फिर घट रहा है। मतलब हम अगर किसी सिस्टम का, किसी फ्लूइड का प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं तो हम उसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उस फ्लूइड के ऊपर कि कितने प्रेशर तक वो हीट हो सकता है और किस प्रेशर के नीचे वो, अगर हम उसको थ्रोटलिंग करेंगे तो कूल हो सकता है। मतलब हमारे पास कोई फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है, तो उस वॉल को हम एडजस्ट करके, जब एडजस्ट करते रहेंगे तो अगर इस वॉल, मान लेते हैं यहाँ पे कोई वॉल है, अगर इस वॉल को एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे P1 और P1 से P2 जाने में टेम्परेचर T2 बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा उस गैस पे। वो डिपेंड करेगा उस गैस पे, साथ ही साथ वो उसको ही देखने वाले हम कि वो जूल्स थॉमस एक्सपेरिमेंट या जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट पे कैसे डिपेंड करता है। अब ये जो ग्राफ निकाला है मैंने, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन है, और हम किसी भी ग्राफ का अगर स्लोप निकालना चाहते हैं तो हम जानते हैं dy बाई dx होता है। कोई भी लाइन हो, कर्व हो, अगर उसका स्लोप निकालना चाहते हैं तो dy बाई dx होता है। तो इस केस में हमारे पास dy क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, राइट। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, और जेड एक्सिस पे प्रेशर लिया है तो चेंज इन प्रेशर होगा। मतलब हमें जो स्लोप मिल रहा है, उस स्लोप का वैल्यू dt बाई dp है, और इसी स्लोप को हम बोलते हैं जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट, यानी कि म्यू। जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर मतलब dy और चेंज इन प्रेशर एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। क्योंकि इस लाइन पे हम उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं h लिख रहा हूँ, और म्यू इज इक्वल टू dt बाई dp, इसे हम बोलते हैं जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट। म्यू इज इक्वल टू dt बाई dp इंटू h। अब ये तो देख लिया हमने जूल थॉमस कोएफिशिएंट कैसे आता है, और इसमें आप देख रहे हो कि टेम्परेचर एक जगह बढ़ रहा है, टेम्परेचर दूसरी जगह घट रहा है। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ मेरा टेम्परेचर 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे कम है, 20 से भी कम है, मतलब 10 है। समझने के लिए मैं ये वैल्यू ले रहा हूँ। मेरा इनिशियल कंडीशन में टेम्परेचर 20 था, प्रेशर भी मान लेते हैं यहाँ पे 40 था, प्रेशर मेरे पास 40 था, टेम्परेचर T1 था। अब मैं जैसे जैसे वॉल को क्लोज करते जा रहा हूँ तो मेरे पास प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, मान लेते हैं प्रेशर 30 हो गया, टेम्परेचर इस केस में बढ़ रहा है, 30 हो गया। फिर मैंने वॉल को और कम कर दिया, मतलब थ्रोटलिंग और बढ़ा दिया, तो मेरे पास प्रेशर बच गया 20 और टेम्परेचर हो गया 40। अब और मैंने वॉल को कम कर दिया तो मेरे पास प्रेशर हो गया 10, और यहाँ पे मुझे टेम्परेचर भी मिल रहा है 10, मतलब टेम्परेचर घटा हुआ मिल रहा है। तो अगर मैं ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है जो हमें इस प्रोसेस में मिलेगा, इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, जहाँ से कर्व डाइवर्ट होगा, इस साइड में अलग होगा, इस साइड में अलग होगा, एक साइड में पॉजिटिव होगा, एक साइड में नेगेटिव होगा, तो इस जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ये अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, ओके, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा इन्वर्जन टेम्परेचर। अब यहाँ से अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, तो मुझे स्लोप क्या मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर, अगर मैं इसकी जो समझने के लिए वैल्यू दिया है वो लिख लेता हूँ, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस करता हूँ तो 2 माइनस 20 माइनस 30 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे हो जाएगा 40 माइनस 30, तो यहाँ से मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ से मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब इन्वर्जन के अगर मैं राइट साइड में जाता हूँ, इस इन्वर्जन टेम्परेचर के अगर मैं राइट साइड में जाता हूँ तो मुझे जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट नेगेटिव मिल रहा है। इस इन्वर्जन कर्व के राइट साइड में जाता हूँ तो मुझे जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू नेगेटिव मिल रहा है, और म्यू अगर मुझे नेगेटिव मिल रहा है तो उसका मीनिंग होता है हीटिंग, उसका मीनिंग होता है हीटिंग। अगर म्यू जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट नेगेटिव है, अगर म्यू जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे हम बोलते हैं हीटिंग। हीटिंग क्यों? अगर
इसमें मैं प्रेशर देख रहा हूँ, प्रेशर कम रहा हूँ, 40 से 30 कर रहा हूँ, तो मुझे टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिल रहा है, 20 to 30 मिल रहा है। प्रेशर कम करने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, हीटिंग कर रहा हूँ। प्रेशर कम करने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब हीटिंग कर रहा है। ऐसे कहाँ तक हो रहा है, इस पॉइंट तक हो रहा है, इस पॉइंट तक हो रहा है। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर सेम होगा, मतलब म्यू का वैल्यू मुझे 0 मिलेगा। कैसे, अब इस पॉइंट पे देखोगे आप, इन्वर्जन टेम्परेचर पे 83 पॉइंट पे देखोगे तो म्यू इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है और प्रेशर भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है, ये होता है आइडियल गैस की कंडीशन में। ओके, ये जो होता है वो होता है आइडियल गैस की कंडीशन में। टेम्परेचर चेंजेस कब होते हैं, रियल गैस की कंडीशन में। तो हमने ये एनालिसिस जूल थॉमस कोएफिशिएंट इज टोटली फॉर अ रियल गैस, नॉट फॉर आइडियल गैस, इट इज अ रियल गैस। फॉर रियल गैस एनालिसिस देख रहे हैं। अब अगर मैं इस साइड में आता हूं तो मैं देख रहा हूं प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूं, तो जो थॉमस कोएफिशिएंट है वो भी रिड्यूस हो रहा है, सेम नेचर है, मतलब पॉजिटिव होंगे। 40 से 10 आ रहा है, यहाँ पे 20 से 10 आ रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे म्यू इज इक्वल टू, अब इस इन्वर्जन के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो मुझे टेम्परेचर मिल रहा है 40 से 10 तक, और यहाँ पे मुझे प्रेशर मिल रहा है 20 से 10 तक, यानी कि 30, और नीचे मुझे मिल रहा है 10 यानी कि 3। मतलब यहाँ पे मुझे जो म्यू मिल रहा है वो म्यू का वैल्यू जो है मुझे इस साइड में पॉजिटिव मिल रहा है। इन्वर्जन के लेफ्ट साइड में मुझे जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव मिल रहा है, और पॉजिटिव जब मिलेगा तब हम उसे बोलेंगे कूलिंग। कूलिंग क्यों, अब यहाँ पे प्रेशर घट रहा है तो टेम्परेचर भी घट रहा है, मतलब जब हम थ्रोटलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, प्रेशर घटा रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है, इसे हम बोलेंगे कूलिंग रीजन। यहाँ पे प्रेशर घट रहा है बट टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हीटिंग रीजन। तो अगर मैं ऐसे P1 और T1 ऐसे बहुत सारे स्टेट लेता हूँ, अलग अलग गैस लेता हूँ, सेम गैस के लिए अलग अलग इनिशियल प्रेशर और टेम्परेचर लेता हूँ, और उस केस में मैं अगर उसके एंथैल्पी के डायग्राम निकालता हूँ, इसके एंथैल्पी के अलग अलग लाइंस होंगे। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा प्रेशर P1 T1 था, यहाँ पे P2 T2 था, यहाँ पे P3 T3 था। ऐसे करते करते मैं बहुत सारे लाइन निकालता हूँ, और उस लाइन का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है, जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उस कंडीशन के लिए, उस कंडीशन से मैं एक लोकस ऑफ लाइन निकालता हूं, उस लाइन को मैं बोलता हूं इन्वर्जन कर्व, उस लाइन को मैं बोलता हूं इन्वर्जन कर्व। इसके जो इन्वर्जन पॉइंट है, उस पॉइंट से जो लोकस जाएगा उसे मैं बोलूंगा इन्वर्जन कर्व। इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड में म्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब म्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, उसे हम बोलेंगे कूलिंग। और इन्वर्जन कर्व के राइट साइड में म्यू का वैल्यू लेस देन 0 होगा, उसे हम बोलेंगे निगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ जूल एंड थॉमस। तो यहाँ पे हीटिंग होगा, क्योंकि अगर मैं प्रेशर घटा रहा हूँ तो इस साइड हीटिंग हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये हीटिंग जोन है। और इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट साइड में अगर मैं प्रेशर घटाता हूँ तो टेम्परेचर भी घट रहा है, तो इसे हम बोलेंगे कूलिंग रीजन। तो ये होता है जूल्स थॉमस कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू dt by dp एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी। म्यू इज इक्वल टू dt by dp एट अ कांस्टेंट एंथैल्पी। अभी इसमें एक पॉइंट बचता है कि हम कूलिंग कब तक कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर, मतलब ये इन्वर्जन का मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये अबाउट 5 टाइम्स होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। क्रिटिकल टेम्परेचर के लगभग 5 टाइम्स ज़्यादा होता है मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर। इस इन्वर्जन टेम्परेचर के नीचे अगर हमारा इनिशियल स्टेट है तभी हम उस फ्लूइड को कूल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई फ्लूइड है उसको हम कूल करना चाहते हैं तो उसका जो इनिशियल स्टेट होगा बिफोर थ्रोटलिंग होगा, बिफोर थ्रोटलिंग करने से पहले उसका जो टेम्परेचर होगा वो इस टेम्परेचर से नीचे होना चाहिए, तभी हम उस गैस को कूल कर सकते हैं, उस फ्लूइड को कूल कर सकते हैं। अगर उसका इनिशियल टेम्परेचर मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो उस केस में हम उस फ्लूइड को कूल नहीं कर सकते हैं, केवल हीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जूल्स थॉमसन कोएफिशिएंट इफेक्ट। ओके, तो ये